वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। मैं आपका दोस्त शंभू। आज हम लोग बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के ऊपर। नेपोलियन बोनापार्ट 1789 के क्रांति के उपरांत उपजी अव्यवस्था का उपज था। उसने क्रांति के मूल्यों के सहारे अपना उत्थान सुनिश्चित किया था, किंतु शासक बनने के उपरांत उसने चर्च के अधिकारों का समापन तो किया, किंतु सामंती निरंकुशता को बनाए रखने में सक्रिय रहा। इसे फ्रांस की जनता नेपोलियन से धीरे धीरे मोह भंग होने लगी और जो साम्राज्यवाद की जो नीति थी, उनकी युद्ध नीति थी, उसके सहारे वो फ्रांस को आगे लेकर चलना चाहता था। ये प्रयत्नों से, ये साम्राज्य विस्तार के कारण जो अगल बगल के शत्रु देश उसके ऊपर एकजुटता प्रदर्शित कर रहे थे, जो उसके पतन में सहायक बना। फ्रांस का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उस समय था वो इंग्लैंड था और उपनिवेशों के संपदा के सहारे उसने औद्योगिक विकास कर रखा था। कच्चे मालों की आपूर्ति और उसे बेचने के लिए बाजार उसे चाहिए थे। पूरे यूरोप पर उसका बाजार पे कब्जा था। इंग्लैंड के कारखानों के उत्पादन का सबसे बड़ा बाजार कौन था? यूरोपीय देश ही थे। तो नेपोलियन का मानना था कि यदि इंग्लैंड को इस विशाल बाजार से पृथक कर दिया जाए और तो उसका आर्थिक और राजनीतिक रूप से इंग्लैंड कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद उस पर उसका प्रभुत्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेपोलियन ने इंग्लैंड के उत्पादों की नाकेबंदी करने के लिए एक व्यवस्था लाई, जिसका नाम था महाद्वीपीय व्यवस्था। इस महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से उसने सारे यूरोप के बाज़ारों पर जो है फ्रांस का कब्जा सुनिश्चित किया कि जो भी उसके जीते हुए प्रदेश हैं, सारे जगह फ्रांस के माल ही बेचे जाएंगे। इंग्लैंड के बंदरगाह वहाँ उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। यूरोपीय जनमानस अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंग्लैंड के उत्पादों पर ही निर्भर थे। इससे नेपोलियन की नीति का जनमानस में विरोध होना स्वाभाविक था। ब्रिटिश उत्पादों का यूरोपीय देशों में वितरण पुर्तगाल के बंदरगाहों से होता था और नेपोलियन ने पुर्तगाली शासक से इसे रोकने के लिए कहा, किंतु पुर्तगाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। फलतः नेपोलियन ने पुर्तगाल पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। यह आक्रमण स्पेन के रास्ते किया गया, क्योंकि इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी। पहला साम्राज्य विस्तार का और दूसरा साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इंग्लैंड की आर्थिक नाकेबंदी का। इसके लिए नेपोलियन ने युवराज फर्डिनेंड की सहायता से स्पेन के शासक चार्ल्स चतुर्थ को बंदी बना लिया और भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का शासक नियुक्त कर दिया। इससे राष्ट्रवादी विचारों से अनुप्रेरित स्पेनी जनता फ्रांसीसी अधिकारियों व सेनाओं के विरुद्ध संघर्षरत हो गई। इस स्पेनी नागरिक सेना से फ्रांसीसी सेना पराजित हो गई। इस प्रकार पुर्तगाल की नागरिक सेना ने भी फ्रांसीसी सेना को बाहर कर दिया। यह नेपोलियन के पतन की पहली बड़ी घटना थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन की पराजय से शत्रु देश जो है एकजुट हो गए इस घटना के बाद, और नेपोलियन को भी अपनी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करना था। तो उस समय बाल्कन प्रायद्वीप पर अधिकार को लेकर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, संघर्षरत थे। नेपोलियन ने वैग्राम के युद्ध जो 1809 ईस्वी में हुआ था के परिणाम स्वरूप वियना संधि के तहत ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मारिया लुइसा से विवाह कर लिया तथा महाद्वीपीय व्यवस्था ऑस्ट्रिया में लागू की। इससे नाराज होकर रूस के शासक जार अलेक्जेंडर ने रूसी बंदरगाह इंग्लैंड के जहाज़ों के लिए खोल दिया। इससे फ्रांस और रूस के मध्य युद्ध की संभावना उत्पन्न हो गई। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व पर्सा की सहायता से विशाल सेनाएं एकत्रित की और शीत ऋतु में रूस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह ऐसा करके इंग्लैंड को भी सबक सिखा सकता था।
यह समय आक्रमण के लिए ठीक नहीं था। विषम जलवायु से नेपोलियन के सैनिक व घोड़े मरने लगे, क्योंकि रूसी सैनिकों ने युद्ध करने के बजाय पीछे हटने की नीति बनाई और जो रसद था, खान पान का सामान था, उसे नष्ट कर दिया। नेपोलियन जब मॉस्को पहुंचा तो वह पहले से ही वीरान था। निश्चित रूप से यह फ्रांस के लिए बहुत बड़ा झटका थी। नेपोलियन के पतन में इसका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि काफ़ी सैनिक इसके मारे गए बिना युद्ध किए हुए ही, क्योंकि वह ऋतु जो है वो सही नहीं था। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि स्पेन, पुर्तगाल तथा रूस के अभियानों में असफलता ने अब क्या किया, जो सहयोगी राष्ट्र थे उसके, पर्सा वगैरह, वो लोग भी विरोधी हो गए। 1814 में नेपोलियन ने पर्सा के विरुद्ध पुनः युद्ध की घोषणा कर दी। इससे फ्रांसीसी जनता भी विद्रोही हो गई नेपोलियन के। शत्रु देश परस्पर खुद ही एकजुट हो रहे थे और एकजुटता का निशानी एक ये था कि ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस और पर्सा के बीच जो है मार्च 1814 ईस्वी में एक 20 वर्षीय जो है एक संधि हो गई, जिसका उद्देश्य नेपोलियन को पराजित करना था। उसके द्वारा नष्ट किए गए प्रदेश व राजवंशों को पुनर्स्थापित करना था। जून 1815 में वाटरलू की युद्ध हुई और नेपोलियन पराजित हो गया और उसे बंदी बनाकर जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। तो ये सब सारे प्रत्यक्ष कारण थे। और इसकी जो अप्रत्यक्ष कारण है वो क्या है, महत्वाकांक्षा उसकी खुद की, जो उसकी सैनिकवादी नीति है, जो परिवारवाद है, जो बोनापार्ट को जो है उसने शासक बना दिया स्पेन का, पोप के प्रति जो नकारात्मक नीति है, और महाद्वीपीय व्यवस्था। निष्कर्षतः नेपोलियन का पतन फ्रांस और यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। नेपोलियन क्रांति के जिस मूल्य के कारण जन्मा था उसे वह बनाए नहीं रख सका। उसकी महत्वाकांक्षा, सैनिकवादी नीति, परिवारवाद, पोप के प्रति नकारात्मक नीति, महाद्वीपीय व्यवस्था इत्यादि अप्रत्यक्ष कारकों के साथ साथ स्पेन, रूस और इंग्लैंड के साथ उसकी गहरी शत्रुता की नीति ने उसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही है नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के मुख्य कारण। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले दिन अगले वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।